चैप्टर 36 केस। हेलो दोस्तों, अब तक आपने देखा कि आदित्य गुस्से में पंखुड़ी को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे वो सीधे उसकी बाहों में आ गिरती है। अगले ही पल आदित्य अपने होठों को पंखुड़ी के होठों पर रख देता है। पंखुड़ी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका पूरा शरीर मानो सुन्न पड़ जाता है, जैसे वह किसी जादू या सम्मोहन में बंध गई हो। दूसरी तरफ आदित्य का सारा गुस्सा अचानक जाने कहाँ गायब हो जाता है। पंखुड़ी के इतने करीब आकर वो खुद को रोक नहीं पाता। उसका एक हाथ पंखुड़ी के गालों को थामे होता है और दूसरा हाथ उसकी कमर पर कसकर रखा होता है, जिससे पंखुड़ी और भी उसकी ओर खिंच जाती है। कुछ ही पल में पंखुड़ी की आंखें बंद हो जाती हैं और वह भी आदित्य को कसकर पकड़ लेती है। दोनों के बीच ये लम्हा मानो बरसों की तड़प का इजहार कर रहा था। आदित्य पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो देता है, कभी उसके गालों को, कभी माथे को, कभी उसकी आंखों को, और फिर बार बार उसके होठों को चूमता रहता है। हैरानी की बात यह थी कि पंखुड़ी उसका विरोध नहीं करती, बल्कि पल भर के लिए वह भी इस एहसास में खो जाती है। लेकिन तभी आदित्य अचानक उसके होठों को जोर से बाइट कर देता है। पंखुड़ी हौंफते हुए कहती है, रुक जाओ प्लीज, मैं सांस नहीं ले पा रही। पर आदित्य पागलपन भरी आंखों से कहता है, अब मैं खुद के बस में नहीं हूं। पंखुड़ी, मैं नहीं रुक सकता। वो दोबारा उसे अपनी ओर खींचकर पागलों की तरह किस करने लगता है। तभी उसके हाथ से पास रखा ग्लास गिरकर जमीन पर टूट जाता है। टूटे हुए कांच की आवाज सुनकर पंखुड़ी जैसे नींद से जागती है। वो तुरंत आदित्य को धक्का देकर पीछे हटाती है और गुस्से में चिल्लाती है, यही सब चाहते हो ना तुम मुझसे? मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़? बिना मेरी परमिशन के तुमने मुझे किस करने की हिम्मत कैसे की? आदित्य ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज में जवाब देता है, तुमने भी तो मुझे रोका नहीं, तुम भी तो मुझ में खो गई थी। पंखुड़ी, तुम्हारी आंखें सब बयां कर रही थीं। पंखुड़ी का चेहरा लाल हो जाता है, पर उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वो फौरन वहां से भाग जाती है। आदित्य पीछे पीछे दौड़कर आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। बहुत रात हो चुकी है, कम से कम अपने पापा के बारे में सोचो। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पंखुड़ी चुपचाप कार में बैठ जाती है। दोनों पूरे रास्ते खामोश रहते हैं। आदित्य चोरी छिपे पंखुड़ी को देखता है, जबकि पंखुड़ी नजरें झुका लेती है। घर पहुंचने पर आदित्य धीमे स्वर में कहता है, तुम्हारा घर आ गया, जाना नहीं है क्या? या फिर चाहती हो मैं तुम्हें दोबारा किस करूं? पंखुड़ी सकपकाते हुए कहती है, तुमको जवाब मैं बाद में दूंगी। इतना कहकर वह कार का दरवाजा खोलती है और भागती हुई घर के अंदर चली जाती है। उस रात आदित्य अपनी कार में बैठा रह जाता है और मन ही मन सोचता है, आखिर मेरा गुस्सा अचानक शांत क्यों हो गया? क्यों मैं पंखुड़ी को किसी और के साथ देख नहीं सकता? हाँ, अब समझ आया। पंखुड़ी सिर्फ मेरी है और वो हमेशा मेरी ही रहेगी। उसे पाने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा। वहीं अपने कमरे में बैठी पंखुड़ी का दिल दुविधा में डूबा था। मैं तो आदित्य से नफरत करती थी, फिर जब उसने मुझे छुआ तो मैं क्यों खो गई उसमें? क्यों मैंने उसे रोका नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आदित्य कभी भी मेरे लिए सही इंसान नहीं हो सकता। मुझे उससे दूरी बनानी होगी, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पंखुड़ी यह सोचते हुए अपनी लाइट बंद कर बिस्तर पर लेट जाती है और बाहर अपनी कार में बैठे आदित्य की नज़र उसके कमरे की बुझती हुई रोशनी पर ठहर जाती है। वो मुस्कुराता है और कहता है, जल्द ही पंखुड़ी रॉय, तुम मेरी हो जाओगी, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। टू बी कंटिन्यूड। द क्रूल बिलियनियर लव इनोसेंट गर्ल के साथ। चैप्टर 37। रात की बेचैनी और डार्क सर्कल। रात पंखुड़ी के लिए किसी सजा से कम नहीं थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, और जैसे ही वो आंखें बंद करती, वही सीन उसकी यादों में बार बार दोहराया जाता। आदित्य का उसे खींचना, उसके होठों पर अपने होंठ रखना और फिर उसका खुद उसमें खो जाना। ये याद उसे शर्मिंदा कर रही थी। वो बार बार सोच रही थी, मैंने उसे रोका क्यों नहीं? क्यों मैं भी उसमें डूब गई? आखिरकार रात के लगभग 2 बजे उसे नींद आई, मगर वह भी बहुत हल्की। सुबह जल्दी ही उसकी नींद खुल गई। थका हुआ चेहरा, सुस्त आंखें और डार्क सर्कल उसके इस बेचैन रात की गवाही दे रहे थे। वो बाथरूम जाती है, नहाती है, बाल धोती है और ढीली ढाली और लंबी टी शर्ट पहनकर मिरर के सामने खड़ी हो जाती है। खुद को देखकर वह हंसते हुए भी हैरान हो जाती है। हे भगवान, मैं तो पूरी भूतनी लग रही हूँ। अगर मम्मी पापा ने मुझे ऐसे देखा तो क्या कहेंगे? थोड़ा अफसोस जताते हुए वह नीचे उतरती है। डाइनिंग टेबल पर पापा अखबार पढ़ रहे थे। पंखुड़ी पीछे से आती है, उन्हें गले लगाती है और गाल पर किस करती है। गुड मॉर्निंग पापा।
पापा चौंकते हुए मुस्कुराते हैं। गुड मॉर्निंग मेरी राजकुमारी। तभी पीछे से मम्मी वर्षा जी नाश्ता लेकर आती हैं और मजाकिया लहजे में कहती हैं, आज तो बहुत जल्दी उठ गई हमारी बिटिया। क्या बात है? पंखुड़ी मुंह बनाते हुए कहती है, मम्मी आप तो जिंदगी भर ताने देती ही रहोगी। जिस दिन मैं यहाँ से चली जाऊंगी तब किसे ताना दोगी? ये सुनकर वर्षा जी की आंखें अचानक भर आती हैं। वो चुपचाप किचन की तरफ जाने लगती हैं। पंखुड़ी उनकी आंखों में नमी देख लेती है। फौरन उठकर उनके पास जाती है। उनका हाथ पकड़कर हंसते हुए कहती है, अगर ताना देने का मन करे ना तो फोन कर देना मुझे। ये सुनकर सब जोर जोर से हंस पड़ते हैं। पापा, मम्मी और खुद पंखुड़ी तीनों के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। फिर मम्मी आलू पराठे, दही और चाय लाती हैं। पंखुड़ी भूखी थी, वो दिल खोलकर खाती है। पापा उसे गौर से देखते हैं और कहते हैं, राजकुमारी तुम्हारी आंखों के नीचे इतने डार्क सर्कल क्यों हैं? रात को ठीक से नींद नहीं आई क्या? पंखुड़ी झेपते हुए कहती है, शायद नींद नहीं आए पापा। मम्मी तुरंत बोल पड़ती हैं, मुझे पता है ये रात भर पढ़ाई करती रही होगी। बेटा शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। आज से मैं तुझे रोज फ्रूट जूस दूंगी। तीनों साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। घर का माहौल एक बार फिर हंसी खुशी से भर उठता है। दोपहर को वर्षा जी ने पंखुड़ी की आंखों के लिए एक घरेलू लेप बनाया। पंखुड़ी हॉल में लेटी थी, आंखों पर खीरे के टुकड़े रखे हुए। तभी अचानक डोर बेल की आवाज गूंजती है। पंखुड़ी चौंक जाती है, इतनी जल्दी कौन आ गया? पापा तो अभी अभी ऑफिस गए। तो फिर ये कौन है? क्या क्या आदित्य आया है? उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, पर तुरंत ही मन को समझाती है, नहीं वो क्यों आएगा, शायद कोई और होगा। तभी मम्मी की आवाज आती है, पंखुड़ी दरवाजा देख तो, मैं किचन में काम कर रही हूँ और कितनी देर से बेल बज रही है। पंखुड़ी धीरे धीरे उठती है। उसके कदम डोर की ओर बढ़ रहे हैं। दिल और ज्यादा जोर से धड़क रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दरवाजे पर खड़ा है आदित्य रॉय या फिर कोई और अनचाहा मेहमान जो पंखुड़ी की जिंदगी में नया तूफान लेकर आने वाला है? जानने के लिए जुड़े रहिए। द क्रूल बिलियनियर और द इनोसेंट गर्ल, चैप्टर 38, न्यू एंट्री और मस्तियां। डोरबेल की आवाज लगातार गूंज रही थी। पंखुड़ी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा, कहीं आदित्य तो नहीं आ गया? लेकिन तभी वर्षा जी बोली, टू बैड, मैं जाकर देखती हूँ कौन है। वर्षा जी जैसे जैसे दरवाजे की ओर बढ़ रही थीं, पंखुड़ी की सांसें और तेज हो रही थीं। दरवाजा खुलने ही वाला था कि पंखुड़ी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। और तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज आई, अरे मेरी गुड़िया। उस आवाज को सुनते ही पंखुड़ी की आंखें चमक उठीं। वह झटके से उठी और दौड़ते हुए दरवाजे तक पहुंची। सामने खड़ी औरत को देखते ही वो उसे कसकर गले लगा लेती है और बार बार कहती है, आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू सो मच बुआ। सामने खड़ी महिला थी लीला बुआ, पंखुड़ी की सबसे प्यारी, थोड़ी कड़क मगर दिल से बेहद नर्म और अपनी भागने वाली। लीला बुआ खिलखिलाकर हंस पड़ी, अरे मेरी जान, इतनी याद आ रही थी तो फोन कर देती। पंखुड़ी नखरे से बोली, आपको तो पता है ना, मुझे पढ़ाई से फुर्सत ही कहाँ मिलती है कि मैं किसी को कॉल करूं। बुआ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ हाँ मुझे पता है मेरी गुड़िया कैसी है। घर का माहौल लीला बुआ के आते ही घर जैसे रोशन हो गया। वर्षा जी ने बड़े प्यार से उनके पैर छुए और बोली, प्रणाम दीदी। बुआ मुस्कुराकर बोली, जीती रहो बिटिया। फिर पंखुड़ी उनका हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले जाती है। जैसे ही वे बैठी, पंखुड़ी उत्सुकता से बोली, बुआ आप मेरी फेवरेट मिठाई लाई है ना? बुआ शरारत से बोली, मैं अपनी गुड़िया की फेवरेट मिठाई लाना कैसे भूल सकती हूँ। ये सुनते ही पंखुड़ी खुशी से उछलने लगी और बुआ का बैग खंगालने लगी। मिठाई मिलते ही वो भागकर टीवी के सामने जा बैठी और टॉम एंड जेरी देखने लगी। वर्षा जी हंसते हुए बोली, देखो दीदी, इसकी शादी होने वाली है पर आदतें अभी भी बच्चों जैसी हैं। मिठाई के लिए कूद फांद कर रही है। बुआ ठहाका लगाकर बोली, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। बातचीत का मोड़। चाय नाश्ता करते हुए लीला बुआ अचानक बोली, वैसे मेरे छोटे का फोन आया था। उसने शादी का न्योता तो दे दिया, लेकिन दूल्हे के बारे में मुझसे कोई मशवरा नहीं लिया। जरा लड़के की फोटो तो दिखाओ। वर्षा जी मुस्कुराते हुए बोली, दीदी आप देखिए, आपको भी बहुत पसंद आएगा। वो किचन से मोबाइल लेकर आई और फोटो दिखाया। बुआ ने ऐनक लगाकर फोटो को बड़े गौर से देखा। डिटेक्टिव जैसी गहन नज़र से जूम करके बोली, लड़का तो बहुत अच्छा है, हमारी पंखुड़ी भी किसी से कम नहीं। दोनों बराबर की जोड़ी लगेंगे। वर्षा जी हंसते हुए किचन में चली गई डिनर तैयार करने। पंखुड़ी टीवी देखते देखते मिठाई चबाती रही। तभी बुआ ने मुस्कुराकर कहा, अरे तेरे होने वाले पति तो बहुत हैंडसम हैं।
पंखुड़ी लापरवाही से बोली, हाँ ठीक ठाक ही है। बुआ छेड़ते हुए बोली, मैंने सोचा था अपनी भांजी के लिए राजकुमार खोजूंगी, और यह आदित्य तो सच में राजकुमार जैसा दिखता है। पंखुड़ी का चेहरा पल भर में उतर गया। उसने मन ही मन सोचा, राजकुमार? नो नेवर, वो तो डेविल है, पूरा का पूरा शैतान। बुआ का खुलासा। बुआ ने फिर कहा, वैसे छोटू भैया बता रहे थे कि लड़का बहुत अमीर है और तुझसे बहुत प्यार भी करेगा। पंखुड़ी हैरान होकर बोली, बुआ आपको ये सब कैसे पता? बुआ मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैंने तेरी कुंडली दिखाई थी एक ज्योतिषी को। उसने कहा था कि तेरी शादी ऐसे इंसान से होगी जो तुझसे बेपनाह मोहब्बत करेगा, और हाँ, पति के नाम का पहला अक्षर होगा ए। ये सुनकर पंखुड़ी का चेहरा एकदम लाल हो गया। वह झेपते हुए बोली, बस भी करो बुआ, अब और मत छेड़ो मुझे। लीला बुआ हंसते हंसते पंखुड़ी को गले से लगा लेती हैं। तो दोस्तों, क्या लीला बुआ की बात सच होगी? क्या सच में पंखुड़ी का भाग्य उसी ए से शुरू होने वाले आदमी से जुड़ा है, यानी आदित्य रॉय? जानने के लिए जुड़े रहिए। द क्रूल बिलियनियर लव इनोसेंट गर्ल, चैप्टर 39, आदित्य की बेचैनी। शाम का समय था। घर का माहौल हल्की ठंडी हवा और चाय की खुशबू से भरा हुआ था। तभी पंखुड़ी के पापा अपनी बहन लीला जी से मिलते हैं। वो आदर से उनके पैर छूते हुए कहते हैं, दीदी आपको यहाँ आते वक्त कोई दिक्कत तो नहीं हुई? लीला जी मुस्कुराकर बोली, छोटे, सफ़र तो ठीक रहा, पर मैं तुझसे नाराज़ हूँ। तूने अपनी बिटिया की शादी के बारे में मुझसे राय तक नहीं ली। पंखुड़ी के पापा झट से बोले, अरे दीदी, आपको तो पता है मैं आपसे बिना पूछे कोई बड़ा फैसला कर ही नहीं सकता। बस हालात ऐसे बने कि आपसे ठीक से बात नहीं हो पाए। और देखिए, मैंने सबसे पहले आपको ही बताया है, अभी तक किसी और रिश्तेदार को भी नहीं बताया। वो हंसते हुए जोड़ते हैं, अब गुस्सा छोड़ भी दीजिए दीदी, मुझे पता है आप मुझसे कभी सच में नाराज हो ही नहीं सकती। और फिर लड़के की तस्वीर देखी तो होगी ना? यकीन है आपको पसंद आई होगी। लीला जी का चेहरा नरम पड़ गया। हाँ हाँ, लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन सगाई का इंतजाम किया या नहीं? पंखुड़ी के पापा फूले न समाये और बोले, सब तैयारियां हो चुकी हैं। आदित्य ने हॉल बुक कर लिया है, मैंने गेस्ट लिस्ट बना ली है, न्योते भी छपवा दिए हैं और आधे बांट भी दिए हैं। सगाई और शादी दोनों के लिए सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी हैं। बस आपसे गुजारिश है कि कोई कमी लगे तो बता दीजिए। दोनों भाई बहन बैठकर सगाई और शादी की तैयारियों की बातें करने लगे। माहौल उत्साहित था। दूसरी ओर आदित्य, उधर हमारे हीरो आदित्य बेचैन होकर अपनी घड़ी देख रहे थे। मन ही मन बुदबुदाया, पूरा 24 घंटे होने वाले हैं और मैंने पंखुड़ी को देखा तक नहीं। फोन भी नहीं उठा रही। चलो, शादी के बाद इसका पूरा हिसाब लूंगा, अभी तो इंतजार करना पड़ रहा है। उसके चेहरे पर गुस्से की लाली साफ झलक रही थी। कुछ देर तक कमरे में चहलकदमी करने के बाद उसने लंबी सांस ली और ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ा। ऑफिस का दृश्य। जैसे ही आदित्य अपनी कार से उतरकर ऑफिस पहुंचा, सभी स्टाफ खड़े होकर बोले, गुड मॉर्निंग सर। लेकिन आदित्य के गुस्से भरे चेहरे को देखकर सब सहम गए। वो तेज कदमों से लॉबी में बढ़ ही रहा था कि अचानक उसकी टक्कर एक लड़की से हो गई। लड़की घबराकर बोली, सॉरी सर। आदित्य की आंखें लाल हो गईं। अंधी हो क्या? यहाँ ऐसे ही लोग क्यों रख लेते हो राहुल? अरे, अंजलि को तुरंत फायर करो, अभी के अभी। गेट आउट। लड़की रोने लगी और उसके पैरों पर गिर पड़ी। प्लीज सर, मुझे मत निकालिए, ये गलती से हो गया। मेरा घर चलाना है, मुझे यह नौकरी चाहिए। आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, मैं गुस्से में हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मुझे तुम्हारी चालाकियां नजर नहीं आती। तुम्हारे रिज्यूमे में एक दाग डाल दूं तो कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, समझी? डर्टी माइंड, अब निकलो यहाँ से। लड़की सिसकते हुए वहां से चली गई। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया था। सब समझ गए कि आज बॉस का मूड बहुत खराब है। बोर्ड मीटिंग। आदित्य ने अपने असिस्टेंट राहुल को बुलाकर कहा, आज ही मीटिंग बुलाओ, सभी मैनेजर हाजिर हों, इस महीने की पूरी रिपोर्ट चाहिए मुझे। राहुल घबराते हुए बोला, यस सर। कुछ देर बाद मीटिंग शुरू हुई। एक एक करके सारे मैनेजर अंदर आते और बाहर निकलते। सबके चेहरे उतरे हुए। जिनकी रिपोर्ट खराब थी उन्हें जबरदस्त डांट पड़ी, जिनकी रिपोर्ट ठीक थी उन्हें भी सुनना पड़ा, अच्छा है लेकिन और बेहतर चाहिए। पूरा ऑफिस दिन भर तनाव में डूबा रहा। रात का समय। दिन भर की मीटिंग और डांट फटकार के बाद आदित्य अपने केबिन में बैठा। शाम काफी ढल चुकी थी। अचानक उसे अपनी दादी याद आई। उसने तुरंत फोन लगाया, दादी माँ, आपने कहा था कि पंखुड़ी के कंगन के लिए उसका नाप लेना है, याद है न? मुझे अभी जाना चाहिए उसके पास। दादी ने हंसते हुए कहा, अरे हाँ बेटा, अच्छा किया तूने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गई थी। हाँ हाँ, ले जा उसे और उसके नाम के कंगन खरीद लेना। और हाँ,
बहाना भी बढ़िया है, बिटिया से मिलने का। आदित्य हल्की मुस्कान दबाते हुए बोला। जी दादी माँ। फोन करते ही उसके चेहरे पर अजीब सी चमक आ गई। अब वो पंखुड़ी से मिलने जाने की तैयारी करने लगा। तो दोस्तों, क्या आदित्य सच में सिर्फ कंगन का बहाना बनाकर पंखुड़ी से मिलेगा, या इसके पीछे छुपी है उसकी दीवानगी और जुनून? जानने के लिए जुड़े रहिए। दिल द क्रूल बिलियनियर लव इनोसेंट गर्ल दिल। चैप्टर 40 पंखुड़ी का ड्रामा। आदित्य अब पंखुड़ी से मिलने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका था, लेकिन वो बिना बताए कभी किसी के घर नहीं जाता था। आखिर उसकी शख्सियत और रुतबा बहुत बड़ा था, इसलिए सबसे पहले उसने पंखुड़ी के पापा को फ़ोन किया और बड़ी इज्जत से बोला, पापा जी, क्या मैं आज पंखुड़ी से मिल सकता हूँ? दादी माँ ने कहा था कि उसके कंगन का नाप लेना है। उसका सलीका और आदर देखकर पंखुड़ी के पापा बहुत खुश हो गए। उन्होंने तुरंत इजाज़त दे दी और कहा, बिल्कुल बेटा, तुम आ सकते हो। इसके बाद पंखुड़ी के पापा ने घर पर कॉल किया और वर्षा जी को जानकारी दी। आदित्य आने वाला है कंगन का नाप लेने। पंखुड़ी ने सुनी सारी बातें। वर्षा जी यह फ़ोन किचन में रिसीव कर रही थीं। उसी वक्त पंखुड़ी पानी पीने आई थी और उसने अनजाने में ये सारी बातें सुन लीं। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मन ही मन बोली, क्या दामाद जी आ रहे हैं कंगन का नाप लेने? नहीं, मैं उनसे नहीं मिल सकती। उस दिन जो हुआ, उसके बाद उनसे सामना करने की हिम्मत ही नहीं है। नहीं, यह मैं होने नहीं दूंगी। उसकी आंखों में शरारती चमक आ गई। चेहरे पर एक चालाक सी मुस्कान फैल गई, जैसे उसके दिमाग में कोई खुराफाती आइडिया आया हो। पंखुड़ी का नाटक। अचानक जोर की आवाज़ आई, धड़ाम। वर्षा जी घबराकर बाहर दौड़ी तो देखा पंखुड़ी जमीन पर बैठी है। आंखों में नकली आंसू और पैर पकड़कर चिल्ला रही है, मम्मी मम्मी, बहुत दर्द हो रहा है, मेरा पैर मुड़ गया। वर्षा जी दौड़कर उसके पास पहुंची। क्या हुआ गुड़िया, गिर गई क्या? पंखुड़ी रोते रोते बोली, हाँ मम्मी, मैं पानी लेने आ रही थी, अचानक पैर मुड़ा और मैं गिर गई। बहुत दर्द हो रहा है। दरअसल ये सब पंखुड़ी का नाटक था। उसने आंसू भी पानी लगाकर नकली बहाए थे। वर्षा जी ने उसे उठाया और धीरे धीरे कमरे तक ले जाकर बिस्तर पर बैठाया। उन्होंने मलहम लगाया, पट्टी बांधी और कहा, अब चुपचाप आराम करो, उठना मत। लेकिन पंखुड़ी लगातार चिल्ला रही थी, धीरे मम्मी, दर्द हो रहा है, प्लीज धीरे। वर्षा जी झुंझलाकर बोली, बस कर पंखुड़ी, जरा सा मोच है, इतना नाटक मत कर। पंखुड़ी तुरंत चुप हो गई और मन ही मन हंसते हुए बोली, सॉरी मम्मी, लेकिन मुझे आदित्य से अभी नहीं मिलना है, इसलिए ये सब करना ही पड़ा। आदित्य का आगमन। करीब 2 घंटे बाद डोर बेल बजी। वर्षा जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने उनका दामाद खड़ा था, आदित्य। वो तुरंत उनके पैर छूकर बोला, प्रणाम मम्मी। वर्षा जी जबरन मुस्कुराईं और बोलीं, आइए बेटा, आइए। आदित्य बोला, मम्मी, देर हो जाएगी, आप पंखुड़ी को बुला दीजिए, मैं नाप लेकर चला जाऊंगा। वर्षा जी ने झिझकते हुए कहा, बेटा, वो पंखुड़ी अभी सीढ़ियों से गिर गई, पैर में हल्की चोट है, इस वजह से नहीं आ पाएगी। ये सुनकर आदित्य का चेहरा गंभीर हो गया। उसने चिंतित होकर पूछा, क्या चोट लग गई? मैं उसे देख सकता हूँ क्या? वर्षा जी ने तुरंत बहाना बना दिया, नहीं बेटा, चिंता मत करो, बस हल्की सी सूजन है, मैंने दवा और पट्टी कर दी है, वह आराम कर रही है। आदित्य का गुस्सा अंदर ही अंदर बढ़ रहा था, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा और लंबी सांस ली। वर्षा जी ने टेबल से कंगन उठाकर उसे थमा दिया और बोली, लो बेटा, तुम ही जाकर इसका नाप ले लो, वैसे भी तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। आदित्य ने मजबूरी में कंगन लिया। चेहरे पर गुस्से की झलक साफ थी, लेकिन फिर भी बोला, ठीक है मम्मी, मैं चलता हूँ। वर्षा जी ने मुस्कुराकर विदा किया, लेकिन जाते जाते आदित्य का चेहरा साफ बता रहा था, वो सब समझ रहा है। और किसी दिन ये नाटक पंखुड़ी के लिए भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, क्या आदित्य को सच में कभी पता चलेगा कि पंखुड़ी ने ये चोट वाला पूरा ड्रामा सिर्फ उससे बचने के लिए किया था, या फिर पंखुड़ी अपनी इस चालाकी से बार बार बचती रहेगी? और आदित्य का यहाँ तो पोपट बना दिया पंखुड़ी ने। जानने के लिए जुड़े रहिए। दिल द क्रूल बिलियनियर लव इनोसेंट गर्ल दिल। चैप्टर 41 सगाई। सगाई का दिन आखिरकार आ ही गया था। बीते 2 दिन आदित्य ने कई बार कोशिश की थी कि पंखुड़ी से मिल सके, लेकिन हर बार कुछ न कुछ हो ही जाता। उसका गुस्सा अंदर ही अंदर उबाल खा रहा था। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस बेचैनी से गुजर रहा है। हलचल और तैयारियां। पंखुड़ी के घर पर माहौल एकदम शादी ब्याह जैसा था। हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी में लगा हुआ था। सुबह सुबह पंखुड़ी के पापा ने कहा, वर्षा जी, हमें जल्दी निकलना होगा, आखिर तैयारियों की देखरेख तो हमें ही करनी पड़ेगी। वर्षा जी ने जवाब दिया, हाँ, मैं तैयार हूँ। वैसे दीदी लीला जी पहले ही निकल चुकी हैं। आप लोग जानते हैं,
उन्हें पहले पहुंचकर सब पर नजर रखनी होती है। दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठे और भगवान का नाम लेकर निकल पड़े। शादी का वेन्यू एक शानदार पैलेस हॉल था, जहां पहुंचने में 2 घंटे लग गए। उधर आदित्य की फैमिली भी पहले से वहां पहुंच चुकी थी। महल के एक सिरे पर पंखुड़ी का परिवार और दूसरे सिरे पर आदित्य का परिवार, दोनों अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त थे। हमारी हीरोइन पंखुड़ी ऊपर अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसके चारों ओर उसकी कजिन बहनें थीं, जो उसे छेड़े बिना मानने वाली नहीं थीं। एक बोली, दीदी, जीजू तो बिल्कुल राजकुमार की तरह लगते हैं। दूसरी बोली, और हमारी दीदी भी तो राजकुमारी से कम नहीं। देखना, आज जब दोनों साथ खड़े होंगे तो सचमुच राजा रानी की जोड़ी लगेगी। ये सुनकर पंखुड़ी का चेहरा लाल हो गया। वो कभी मुस्कुरा देती तो कभी शर्म से आंखें झुका लेती। हमारा हीरो आदित्य उधर एक शानदार लग्जरी कार वेन्यू के बाहर आकर रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से उतरा हमारा हीरो आदित्य रॉय, सूट बूट में सजा हुआ। उसके कदमों में वही रुतबा और शान थी। रिश्तेदारों की भीड़ में से कई आवाजें आईं, आदित्य बेटा। लेकिन आदित्य बिना किसी की परवाह किए सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ गया। लोग उसके इस व्यवहार के आदी हो चुके थे। उन्हें बुरा नहीं लगता था, क्योंकि सब जानते थे आदित्य रॉय का स्वभाव ही कुछ ऐसा है। कमरे में पहुंचते ही उसने फटाफट खुद को तैयार करना शुरू कर दिया। कुछ देर में उसकी माँ, दादी माँ और उसके करीबी दोस्त भी आ गए। दोस्तों ने उसे देखकर शोर मचाना शुरू किया। वाह रे आदित्य, आज तो भाभी तुम्हें देखकर ही घायल हो जाएंगी। दूसरा बोला, भाभी क्या, पूरा हॉल की लड़कियां बेहोश हो जाएंगी। आदित्य ने घूर कर कहा, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। सब हंसने लगे। तैयार होकर जब आदित्य आईने के सामने खड़ा था तो उसकी शख्सियत किसी राजकुमार से कम नहीं लग रही थी। ब्लैक टैक्सीडो, चमचमाते शूज और चेहरे पर वही रौब, हर किसी की नज़र बस उसी पर ठहर जाती। तभी पीछे से एक जानी पहचानी नर्म आवाज आई, रुक जा बेटा। आदित्य ने पलट कर देखा। वो थी उसकी प्यारी दादी माँ। धीरे धीरे कदमों से चलती हुई, मुस्कुराती हुई उसके पास आ गईं। उन्होंने अपने आंचल से आंखों का काजल निकाला और बड़े प्यार से आदित्य के कान के पीछे छोटा सा टीका लगा दिया। उनकी आंखों में स्नेह छलक रहा था। आवाज भर आई, किसी की बुरी नजर न लगे मेरे शेर को। तू तो पूरे परिवार की शान है। आदित्य, जो पूरे संसार के सामने अकड़ कर खड़ा रहता था, अपनी दादी माँ के सामने हमेशा छोटा बच्चा बन जाता था। वो हल्का झुककर उनके पैर छूता है। उसकी लंबी हाइट के सामने नन्ही सी दादी माँ की शख्सियत बहुत छोटी लग रही थी, लेकिन उनके आशीर्वाद का वजन आदित्य के लिए सबसे बड़ा था। दादी, आपके आशीर्वाद से ही तो सब है, आदित्य धीमी आवाज में बोला। पीछे खड़े उसके दोस्त यह नज़ारा देख रहे थे। एक ने हंसते हुए फुसफुसाया, अरे भाई, आदित्य रॉय को कौन नजर लगाएगा? उसकी खुद की नज़र ही तो लोगों को डरा देती है। दूसरे दोस्त ने तुरंत चुटकी ली, सही कहा, पर जरा धीरे बोल, वरना आदित्य तुझे सच में उठाकर बाहर फेंक देगा। इतना कहते ही सब हंसने लगे, पर हंसी के बीच भी सबकी आंखों में एक बात साफ थी। आज का आदित्य रॉय सिर्फ हैंडसम ही नहीं लग रहा था, बल्कि अपनी दादी माँ के आशीर्वाद से और भी ज्यादा दमदार और नसीब वाला लग रहा था। दादी माँ ने अपनी कलाई की घड़ी पर नजर डाली। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में उत्सुकता झलक रही थी। वो धीरे से बोली, चलो बेटा, अब समय हो गया है। सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। हमें हॉल की ओर चलना चाहिए। आदित्य ने अपनी दादी माँ की ओर देखा। उनके शब्दों में प्यार, अपनापन और जिम्मेदारी का एहसास था। आदित्य ने झुककर उनके हाथों को थामा और मुस्कुराते हुए बोला, चलो दादी माँ, आज का ये पल आपके बिना अधूरा है। मैं आपके साथ ही चलता हूँ। दादी माँ की आंखों में चमक आ गई। उनके लिए आदित्य सिर्फ पोता नहीं था, बल्कि पूरे परिवार का गर्व था। फिर आदित्य अपनी दादी माँ के साथ और अपने दोस्तों की टोली को लेकर धीरे धीरे सगाई हॉल की ओर बढ़ा। महल का नज़ारा देखने लायक था। चारों ओर झिलमिलाती लाइटें, सुनहरी झालरें और हर तरफ ताज़े फूलों की खुशबू बिखरी हुई थी। शहनाई और ढोल नगाड़ों की धुन वातावरण को और भी रुमानी और रॉयल बना रही थी। जैसे ही आदित्य सीढ़ियों से नीचे उतरा, सबकी नज़रें उसी पर टिक गईं। उसकी रॉयल शख्सियत, आत्मविश्वासी चाल और चेहरे पर हल्की मुस्कान ने हॉल का माहौल बदल दिया। दोस्त पीछे पीछे चल रहे थे और हल्की हल्की मजाकिया बातें कर रहे थे, लेकिन सच ये था कि हर किसी के दिल में गर्व और उत्साह था। दादी माँ के साथ चलते हुए आदित्य एकदम अलग ही आभा बिखेर रहा था। लोगों की भीड़ के बीच से जैसे ही वे हॉल के अंदर पहुंचे, चारों ओर तालियां और बधाइयों की आवाज़ गूंज उठी। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे पूरा महल सिर्फ उनके स्वागत के लिए सजाया गया हो। चैप्टर 42 खतरनाक प्लानिंग। एक अलग और खतरनाक दुनिया का दरवाज़ा खुल रहा था। कमरे में हल्की सी धुंधली रोशनी थी। एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल,
महंगे सोफे और दीवारों पर तख्तियों से सजा गया एम्बियंस, पर उस लेविश सजावट के बीच एक ठंडी, सांस रोक देने वाली तानाशाही झलक रही थी। टेबल के पार एक उम्रदराज आदमी फोन पर बात कर रहा था। उसके पास कुर्सी में एक लड़की बैठी थी और शैतानी मुस्कान दे रही थी। कमरे के में उस बुढ़े आदमी का नियंत्रण साफ झलक रहा था। आदमी की आवाज़ ठोस और फैसलेशी थी। वो फोन पर कह रहा था, जितना मैंने तुझे कहा वैसा ही करना, किसी भी मामले में ढीला दरमियां बिल्कुल नहीं, काम साफ और परफेक्ट होना चाहिए। उसकी हर बात में पैसे और ताकत का अहंकार ठहर रहा था। फोन के उस पार से कोई शांत आवाज़ आई, सारा पैसा मेरे घर में पहुंचवा देना, खाते में मत डालना। फोन कट गया। डाइनिंग टेबल पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके सामने एक लड़की बैठी थी जिसने छोटे कपड़े पहन रखे थे। लड़की ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, पापा क्या काम हो जाएगा? बूढ़े आदमी ने शैतानी मुस्कान देते हुए कहा, हाँ काम हो जाएगा, बस जब आदित्य गम में होगा तब तुम उसे रिझा लेना। लड़की ने आत्मविश्वास से कहा, आप चिंता मत कीजिए बाबा, ये सब मैं कर लूंगी। दुल्हन सी सजी हमारी हीरोइन। वर्षा जी ने पूरे हॉल की तैयारियों को एक बार फिर बारीकी से देख लिया था। फूलों की सजावट, लाइट्स की जगमगाहट, मेहमानों की बैठने की व्यवस्था, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। लेकिन उनके मन में एक अधूरापन था। उन्होंने खुद से कहा, चलो अब अपनी बेटी को भी देख लूं। आखिर सगाई के लिए तैयार होकर कैसी लग रही है मेरी गुड़िया। वह धीरे धीरे पंखुड़ी के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजे पर पहुंचकर हल्के से उसे खोला और जैसे ही नजर अंदर गई, वर्षा जी पल भर को ठिठक गईं। कमरे में हल्की रोशनी थी और बीचों बीच पंखुड़ी खड़ी थी। उसने एक शानदार गाउन पहना हुआ था जिसका रंग हल्का पर्पल, नीला और वाइट गोल्डन क्रीम मिक्स था। ड्रेस का बड़ा घेरदार पल्ला फर्श पर फैला हुआ था, मानो किसी परीलोक से कोई अप्सरा उतर आए हो। पंखुड़ी के खुले बालों की लहरें उसके चेहरे को और भी निखार रही थीं। हल्के ब्लैक शेड का मेकअप उसकी मासूम आंखों को और गहराई दे रहा था। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी, पर उसी घबराहट में उसकी सुंदरता दोगुनी हो गई थी। वर्षा जी की आंखों में अनायास ही आंसू भर आए। वह धीमे कदमों से आगे बढ़ी और पंखुड़ी को देखते हुए उसकी नज़र उतारी। मेरी गुड़िया, तुझे किसी की नज़र न लगे, उन्होंने धीमे से कहा। आवाज़ भर्राई हुई थी। पंखुड़ी ने तुरंत मुस्कुराकर उन्हें गले लगा लिया और मीठी आवाज़ में बोली, आपके रहते मुझे कभी नज़र नहीं लग सकती। मम्मी। दोनों माँ बेटी का ये पल बेहद भावुक था। तभी दरवाजे के बाहर से एक तेज आवाज़ आई, दीदी नीचे बुला रहे हैं, मुहूर्त का समय हो गया है। वर्षा जी ने पंखुड़ी के आंचल को ठीक करते हुए उसके माथे पर प्यार से हाथ रखा और कहा, चलो बेटा, अब सबका इंतज़ार मत करवाना, आज का दिन तेरे लिए ही तो है। महल के भव्य हॉल में शहनाई की मधुर धुन गूंज रही थी। मेहमानों की भीड़ में हलचल थी, पर अचानक सब कुछ ठहर सा गया जब ऊंची सीढ़ियों पर स्पॉटलाइट की रोशनी पड़ी। रोशनी ने जैसे ही पंखुड़ी को छुआ, पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। हर आंख उसी ओर उठ गई। सभी की सांसें मानो रुक गई हों। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। हल्के पर्पल और ब्लू गोल्डन गाउन की चमक स्पॉटलाइट में और भी निखर रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में हल्की घबराहट उसे अप्सरासी दिव्य बना रही थी। आदित्य, जो अब तक नजरें झुकाए खड़ा था, अचानक ऊपर देखता है और अगले ही पल उसकी आंखें वहीं ठहर जाती हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये सच में मेरी पंखुड़ी है? इतनी खूबसूरत, इतनी नाजुक, मानो खुद आसमान से उतर कर आए हो। आदित्य का रौबीला चेहरा उस पल नरम पड़ गया था। उसकी निगाहें पंखुड़ी से हट ही नहीं रही थीं। पंखुड़ी धीरे धीरे नीचे उतर रही थी, पर उसके कदम घबराहट में लड़खड़ा गए। वो लगभग फिसलने ही वाली थी कि तभी आदित्य बिना एक पल गंवाए आगे बढ़ा। उसके मजबूत हाथों ने पंखुड़ी को थाम लिया। उस पल मानो समय थम गया। हॉल में मौजूद हर शख्स सांस रोके इस नज़ारे को देख रहा था। पंखुड़ी की आंखें बंद थीं, और जैसे ही उसने उन्हें खोला, उसकी नज़र सीधी आदित्य की आंखों में जा अटकी। दोनों की नज़रें मिलीं, और उस पल दुनिया की हर आवाज़, हर हलचल, सब गायब हो गई। बस वे दोनों थे, एक दूसरे में खोए हुए। बैकग्राउंड में हल्का सा रोमांटिक म्यूजिक बज उठा, जिसने इस सीन को और भी जादुई बना दिया। लगभग कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। पंखुड़ी का चेहरा लाज से लाल हो गया और उसने हल्की मुस्कान के साथ नजरें झुका लीं। पूरा हॉल तालियों और वाह वाह की आवाजों से गूंज उठा। रिश्तेदार आपस में कहते, वाह, सचमुच राजकुमार और राजकुमारी लग रहे हैं। पंखुड़ी ने खुद को संभाला और आदित्य ने बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी जैसे वह उसे कभी छोड़ेगा ही नहीं। धीरे धीरे दोनों स्टेज की ओर बढ़े।
स्टेज तक पहुंचते ही आदित्य ने पंखुड़ी को अपने पास खींच लिया और उसके कानों में बेहद धीमी आवाज में फुसफुसाया, अब चाहे पूरी दुनिया देख रही हो, पर आज तुम सिर्फ मेरी हो। पंखुड़ी की सांसें थम गईं। उसने हल्की नजरें उठाईं और आदित्य की आंखों में वो गहराई देखी जिसमें प्यार भी था और हक भी। वो पल हमेशा के लिए उनके दिलों में कैद हो गया। स्टेज के ऊपर दोनों आमने सामने खड़े थे। आदित्य अपनी तीखी नजरों से बस पंखुड़ी को देखे जा रहा था और पंखुड़ी शर्म से नजरें झुका रही थी। आसपास पूरा हॉल चुप था, सबकी नजरें सिर्फ इन दोनों पर टिकी थीं। पीछे से आदित्य की कजिन और पंखुड़ी की बहनें चांदी की प्लेट में रखी चमचमाती अंगूठियां लेकर आईं। उनकी मुस्कुराहट से ही पता चल रहा था कि यह पल कितना खास है। सबसे पहले आदित्य ने प्लेट से अंगूठी उठाई। उसने एक कदम आगे बढ़कर पंखुड़ी का नाजुक हाथ थाम लिया। भीड़ में सन्नाटा छा गया, बस कैमरों की फ्लैश चमक रही थी। आदित्य ने धीमे से मुस्कुराकर उसकी उंगली में अंगूठी पहनाई। जैसे ही अंगूठी उसकी उंगली में जड़ी, ऊपर से गुलाब की पंखुड़ियां बरसने लगीं। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट और वाह वाह की आवाज़ों से गूंज उठा। पंखुड़ी का चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखें नम और होठों पर हल्की मुस्कान थी। अब बारी थी उसकी। पंखुड़ी ने कांपते हाथों से प्लेट से अंगूठी उठाई। धीरे धीरे उसने आदित्य की उंगली पकड़ी और कांपते हुए उसमें अंगूठी पहना दी। उस पल कैमरों की फ्लैश और भी तेज हो गईं। हर रिश्तेदार कह रहा था, देखो, सचमुच ये जोड़ी तो स्वर्ग में बनी है। अंगूठी पहनाने के बाद पंखुड़ी नजरें झुकाने लगी, पर आदित्य वहीं नहीं रुका। उसने अचानक उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, इतना कसकर कि जैसे वो किसी को दिखा रहा हो, ये अब सिर्फ मेरी है। वो पंखुड़ी को हल्के से अपनी तरफ खींच लाता है। उसके कानों के पास झुककर धीमी धीमी आवाज में फुसफुसाता है, तुमने जानबूझकर मुझसे मिलने से इनकार किया था ना? मुझे सब पता है, लेकिन शादी के बाद बताऊंगा कि असल खेल क्या है। पंखुड़ी का दिल जोर से धड़क उठा। उसने हैरानी से आदित्य की आंखों में देखा। कैसे कैसे इसे मेरे प्लान का पता चल गया? उसकी आंखों में डर और गुस्से का मिला जुला रंग था। ये डेविल कहीं का, सगाई के दिन भी अपना गुरूर और हक जताना नहीं छोड़ सकता। सगाई की रस्म पूरी होते ही पूरा हॉल तालियों और हंसी ठिठोली से गूंज उठा। तभी कुछ दोस्तों और मेहमानों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, अब तो कपल डांस होना चाहिए। हाँ, अब असली मजा आएगा। पंखुड़ी और आदित्य दोनों ही हल्के से चौंके। न आदित्य का मूड था, न ही पंखुड़ी का, लेकिन सबकी उम्मीदें और ऊपर से दादी माँ की प्यारी जिद, चलो बेटा, एक डांस तो बनता है। अब मना करना नामुमकिन था। हॉल की लाइट्स धीरे धीरे ऑफ हो गईं। चारों ओर हल्का अंधेरा छा गया। सिर्फ स्टेज के बीचों बीच एक स्पॉटलाइट जली और उसमें नहाए खड़े थे आदित्य और पंखुड़ी। बैकग्राउंड में मधुर रोमांटिक म्यूजिक गूंज उठा। सारी भीड़ शांत हो गई। अब हर किसी की नज़र बस उन दोनों पर थी। आदित्य ने धीरे धीरे पंखुड़ी के कंधों पर हाथ रखा। उसके स्पर्श से पंखुड़ी का दिल और जोर से धड़कने लगा। वो थोड़ी हिचकी, पर फिर खुद को संभालते हुए उसने अपना हाथ आदित्य के चौड़े शोल्डर पर रख दिया। दोनों की आंखें मिलीं। कुछ पल के लिए मानो समय थम गया हो। धीमे धीमे कदमों से डांस शुरू हुआ। पंखुड़ी का गाउन हल्की हवा में लहराता उसकी खूबसूरती को और निखार रहा था। आदित्य अपनी चिरपरिचित गहरी और तीखी नजरों से उसे देखे जा रहा था। पंखुड़ी झेपकर बार बार नजरें झुका रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें आदित्य से टकरातीं, वो खो सी जाती। भीड़ तालियों और सीटी से माहौल को और रंगीन बना रही थी, लेकिन उन दोनों को अब किसी और का होश ही नहीं था। अचानक म्यूजिक थोड़ा तेज हुआ। आदित्य ने पंखुड़ी को अपने करीब खींच लिया, इतना करीब कि उसकी सांसें पंखुड़ी के चेहरे को छूने लगीं। पंखुड़ी का चेहरा लाल हो गया, उसकी नज़रें और गहरी हो गईं। चारों तरफ लोग कह रहे थे, वाह क्या जोड़ी है, जैसे फिल्मी सीन हो। लेकिन जैसे ही डांस अपने चरम पर पहुंचा, माहौल में एक अनजाना डर घुलने लगा। ऊपर लगे भारी स्पॉटलाइट्स अजीब तरीके से हिलने लगीं। लेकिन जैसे ही डांस अपने चरम पर पहुंचा, माहौल में एक अनजाना डर घुलने लगा। ऊपर लगे भारी स्पॉटलाइट्स अजीब तरीके से हिलने लगीं। पंखुड़ी ने अनजाने में ऊपर देखा और उसका दिल सहम गया। ये क्यों हिल रहा है? संगीत और तालियों के बीच किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस पंखुड़ी की आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसी पल आदित्य ने उसे अपनी बाहों में घुमाकर पास खींच लिया। दुनिया के लिए यह एक परफेक्ट रोमांटिक मूव था, लेकिन पंखुड़ी के लिए यह अनहोनी के साए की आहट थी। लेकिन इस खूबसूरत पल पर किसी की काली नजर पड़ चुकी थी। हॉल की भीड़ और शोरगुल के बीच किसी को अंदाजा भी नहीं था कि छत के ऊंचे हिस्से में, अंधेरे कोनों में, एक नकाबपोश आदमी पहले से ही मौजूद था। वो पूरी तरह काले कपड़ों में लिपटा था। उसके हाथों में एक नुकीला औजार चमक रहा था। उसकी नज़रें सीधे उस भारी भरकम झूमर पर टिकी थीं, वही झूमर जो हॉल के ठीक बीचों बीच लटका हुआ था। वह धीमे धीमे
सांसों को थामे हुए रस्सी के पास सरकने लगा। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी और उसके होठों पर एक हल्की शैतानी मुस्कान, मानो वो पल गिन रहा हो जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। नीचे हॉल में इस षड्यंत्र से अनजान आदित्य और पंखुड़ी अपने ही संसार में खोए हुए थे। डांस के आखिरी मूव के साथ जैसे ही दोनों एक दूसरे से अलग हुए, चारों तरफ तालियां और सीटी बजने लगीं। लोग खुशी से चिल्ला रहे थे, वाह क्या जोड़ी है। पंखुड़ी हल्की सी मुस्कुराई और अपने पापा की ओर बढ़ गई। उसके पापा ने उसे प्यार से गले लगाकर कहा, मेरी बेटी तो सचमुच राजकुमारी लग रही है। पंखुड़ी की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उधर आदित्य एक कोने में खड़ा होकर अपने बिजनेस पार्टनर से बातें करने लगा। वो पूरी तरह बिजनेस डिस्कशन में डूबा था, लेकिन सबसे बड़ा खेल तो उसके ठीक ऊपर लिखा जा रहा था। उसका पार्टनर ठीक उसी झूमर के नीचे खड़ा था, जहां छत पर छिपा वो नकाबपोश आदमी धीरे धीरे रस्सी पर औजार चला रहा था। हर सेकंड के साथ रस्सी के रेशे कमजोर पड़ते जा रहे थे। चारों ओर खुशियों और रौनक का माहौल था, लेकिन उस चमचमाते हॉल के बीच किसी के कदमों से मौत धीरे धीरे करीब आ रही थी। पंखुड़ी ने अचानक ऊपर नजर डाली। विशाल झूमर खतरनाक तरीके से डोल रहा था, जैसे किसी ने उसकी पकड़ जानबूझकर ढीली कर दी हो। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल जोरों से धड़कने लगा। आदित्य! वो चीख पड़ी और पागलों की तरह दौड़ पड़ी उसकी तरफ। आदित्य ने पंखुड़ी की घबराई हुई आवाज सुनी। वो पलटा ही था कि चर्र रस्सी की तेज आवाज गूंजी। झूमर का सहारा टूट चुका था। पूरा हॉल मानो थम गया हो और अगले ही पल वो विशाल झूमर पूरी ताकत से नीचे गिरने लगा। कुछ सेकंड, बस कुछ सेकंड का फासला। आदित्य उसी झूमर के ठीक नीचे खड़ा था। अगर वो वहीं रह जाता तो उसके शरीर का एक भी हिस्सा सलामत नहीं बचता। पंखुड़ी ने सोचे बिना अपनी पूरी ताकत लगाए, बचो आदित्य। उसने उसे जोर से धक्का दिया। आदित्य पीछे की तरफ गिर पड़ा और अगले ही पल धम्मम झूमर जोरदार धमाके के साथ जमीन पर आ गिरा। पूरा हॉल गूंज उठा। कांच के हजारों टुकड़े शूल की तरह हर तरफ बिखर गए। कुछ लोगों के हाथ कट गए, कुछ के कपड़े लहूलुहान हो गए। महल जैसा सजा हॉल अचानक चीखों और अफरा-तफरी में बदल गया। चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई। लोग भाग रहे थे, बच्चे रो रहे थे और रिश्तेदार एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। झूमर के नीचे का फर्श लाल हो चुका था, खून ही खून हर तरफ। आदित्य जमीन पर बैठा रह गया। उसका चेहरा एकदम सफेद, आंखें चौड़ी। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। ये अभी क्या हो गया? अगर पंखुड़ी मुझे धक्का न देती तो, या फिर, लेकिन उसके दिमाग में कोई साफ ख्याल नहीं आ रहा था। सब कुछ ब्लैक हो गया था। उसके कानों में सिर्फ चीखें गूंज रही थीं, आंखों के सामने बस खून, टूटा झूमर और दहशत। अब सवाल ये है, क्या आदित्य और पंखुड़ी की लव स्टोरी यहीं खत्म हो जाएगी, या फिर ये तो बस शुरुआत है किसी गहरी साजिश की? आखिर कौन था वो शख्स जिसने उनकी खुशियों पर वार किया? जानने के लिए जुड़े रहिए। द क्रूल बिलियनेयर लव इनोसेंट गर्ल। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और क्यूट लिसनर, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये धमाकेदार और रोमांच से भरा चैप्टर ज़रूर पसंद आया होगा। अगर सच में मज़ा आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे और भी मोटिवेशन देता है ताकि मैं आपको और शानदार कहानियाँ सुना सकूँ। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार रहेगा और यकीन मानिए वो और भी ज़्यादा मज़ेदार और सरप्राइज से भरा होगा। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धड़कनों की गूंज है, आंखों में एक नूर है। रास्ते मिल जाए जब तू मेरे दूर है। जब तेरी यादों से तन्हा मेरी रात हो, सांस रुक जाए तो पीछे से तुम्हें पुकारूं। खुद को बहकाऊं, नैन बिछाऊं, मेरे तो दिन छोटे पड़ गए। प्यार में हम